तभी अचानक उसका पैर उसी केले की छिलके पर पड़ा जिससे उसने सुबह फेंका था। केले की छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसलकर जोर से गिर पड़ा। एक शहर में लालू नाम का एक आदमी रहता था। वह खाने पीने का बड़ा ही शौकीन था। दिन भर में वो बहुत सी चीजें खाया करता, मगर जो कुछ भी वह खाता उसका छिलका या पेपर या पॉलीथीन का बैग सबको सड़क पे यूं ही फेंक देता। वह इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि उसके ऐसे करने से आसपास का इलाका गंदा हो जाएगा और केले की छिलके को इधर उधर फेंकने से कोई भी गिर सकता है। अरे मैं तो मस्त मौला हूँ, मैं खाऊंगा, मैं फेंकूंगा। तुम्हें अगर ये गंदा लगता है तो तुम साफ कर लो। ऐसे कहते हुए अपनी आदत को तो वो नहीं बदला। एक दिन लालू ऐसे करता हुआ देख एक छोटी बच्ची ने उसे रोक लिया और उससे कहा, अरे अंकल, आप यह केले के छिलकों को ऐसे क्यों फेंक रहे हो सड़क पर? इससे कोई फिसल कर गिर सकता है और इससे हमारा आसपास का जगह भी गंदा हो जाता है। हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, है ना? क्या आपको स्कूल में यह सब नहीं सिखाया? ऐसे पूछती है। लालू राम ने उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसके साथ मजाक करने लगा। अरे बच्चे, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। लालू हंस हंस कर वहाँ से चल पड़ा। लेकिन जब वह शाम को अपने घर की ओर वापस लौट रहा था, तब वही बच्ची पास में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। लालू उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखकर लालू मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक उसका पैर उसी केले की छिलके पर पड़ा जिससे उसने सुबह फेंका था। केले की छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसलकर जोर से गिर पड़ा। अरे मैं तो गिर गया, कोई तो बचाओ, कोई तो उठाओ, हाय मेरी कमर। कहते हुए दर्द से बिलबिलाता रहा। उसको देख आसपास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। तब उस बच्ची उसके पास वापस आकर कहती है, क्यों अंकल, मैंने कहा था ना कि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब तो आपको समझ में आई। तब लालू हाय तौबा करते हुए, अरे क्या ये तुम्हारी शैतानी है? क्या तुमने ये छिलका यहाँ फेंका था? ऐसे कहते हुए गुस्सा करता है, मगर वो बच्ची कहती है, अरे अंकल, सुबह आपने ही फेंका था, आपका फेंका हुआ है ये केले का छिलका। केले के छिलके ने आखिर आपको सबक सिखाया ना। कहते हुए उसको हाथ देकर सब बच्चों की सहारे उसको उठाते हैं और पानी पिलाते हैं और सब बच्चे मिलकर उसको समझाते हैं कि अंकल देखो, हमारे स्कूल में तो सिखाया है, अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो हमसे सीखो। जो भी कचरा है, कूड़ा है, उसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और हमारे आसपास और इर्द गिर्द के प्रदेश को हमें खुद साफ सुथरा रखना चाहिए। इतना ही नहीं अंकल, और भी है। सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग डालने से सरकार उससे गोबर बनाएगी। हाँ अंकल, उसको रिसाइकिल करेगी। अब तो समझ में आई ना। लालू को अपने किए पर बच्चों की बात सुन के बहुत शर्मिंदगी होती है और लालू कहता है, हाँ हाँ बेटा, अब तो अच्छे से समझ में आ गई। अब के बाद ना मैं कचरा फेंकूंगा और ना फेंकने दूंगा। ऐसे लालू अपनी गलती की एहसास करते हुए कचरा न करने का प्रण लेता है और उसके बाद बिल्कुल जैसे बच्चों ने समझाया था, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके साफ सफाई की ध्यान रखता है। रामपुर में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करता था और पीलू दूसरी चिड़ियाओं के घर पर काम किया करती थी। उनके 2 बेटे थे। एक दिन कालू कौआ बीमार पड़ जाता है और बहुत दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तुम डॉक्टर को दिखा लो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? कालू कहता है, अरे पीलू घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कल सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लूंगा। अगले दिन पीलू और कालू सरकारी अस्पताल जाते हैं। कालू का चेकअप होता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें खून की कमी हो गई है, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना, और हाँ 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। पीलू और कालू दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस आते हैं। कालू कहता है, पीलू ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी आई होंगी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पीलू कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इन दवाइयों के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र सुनार के यहाँ गिरवी रखवा दी हूँ, जब पैसे आएंगे तो मैं उसे छुड़वा लूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पीलू सबके लिए भोजन बनाती है। कालू भोजन करके दवाइयाँ ले लेता है। पीलू और उसके दोनों बच्चे कालू के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान पीलू काम पर नहीं जा रही थी। उसका सारा समय सिर्फ कालू की देखभाल पे ही बीत जाता था। कालू पीलू से कहता है, अरे पीलू तू अगर घर में ही रहेगी तो हम दोनों की आमदनी कैसे होगी? मैं तो काम पर जा नहीं पा रहा हूँ, तू कम से कम अपने काम पर जा, तेरे काम से जाने पर हमें थोड़ी बहुत तो आमदनी होगी। कालू की बात सुनकर पीलू वापस से काम करने लग जाती है, लेकिन तब तक उसकी मालकिन ने दूसरी नौकराइन रख चुकी थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तू इतने दिन नहीं आई तो मुझे किसी और को रखना पड़ा, ये ले तेरी पिछले महीने की पगार। इस तरह पीलू दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कालू उससे पूछता है, अरे पीलू तू इतनी जल्दी घर आ गई? पीलू उसे बताती है, जी मेरी मालकिन ने कोई और नौकरानी रख ली है, अब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन मेरी मालकिन ने पिछले महीने की पगार दी है तो थोड़े पैसे मिल चुके हैं। पीलू थोड़ी देर सोचती है, फिर कालू से कहती है, देखिए मुझे जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है पीलू, एक कोशिश करके तो देख। अगले दिन से पीलू एक ऑफिस के बाहर गर्मा गर्म जलेबियां बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दीदी जी जरा एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिएगा तो। टिल्लू भी वहाँ पर जलेबी खाने आता है। टिल्लू पीलू के बच्चों के स्कूल का हेडमास्टर था। वो जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पीलू जी क्या टेस्टी जलेबी बनाई है आपने, मैं तो इसी बात पे आपके बच्चों को पास कर दूंगा, हा हा हा। इस तरह से बहुत सारे लोग पीलू की जलेबी खाने लगे और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पीलू अपनी कमाई से खुश हो गई थी। पीलू अपने पैसों से मंगलसूत्र को सुनार के यहाँ से छुड़वा लेती है और 1 महीने बाद ही कालू कौवे की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कालू भी पीलू के साथ जलेबी की दुकान पर जाने लगता है। कालू पोहा बनाता है और पीलू जलेबियाँ बेचती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा पाते हैं। अब वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर लाकर अपनी चोंच से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई। बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है। तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। माँ भूख लगी है माँ। अरे बच्चों मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा। माँ मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी।
इस बात से संगीत उदास होने लगी क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल, फल, सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खाकर बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी माँ अपनी बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया।